So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of thermochemistry. तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे फेज चेंज की. मैंने क्वेश्चन कराया था फेज चेंज का एक. ठीक है, आज हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं फेज चेंज का. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कैलोरीमीटर में. राइट, चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग फेज चेंज. कैलकुलेट delta H of the reaction and delta U of the reaction for 9 grams of ice at 1 atm. And what is the reaction? Reaction is H2O solid 1 atm -50 डिग्री सेल्सियस से ये जा रहा है H2O गैस एट 1 atm. प्रेशर चेंज नहीं किया है एंड दिस इज 473 केल्विन. ठीक है, इसको भी कर देता हूँ 223 केल्विन कर देता हूँ. दिस इज 223 केल्विन. तो 223 केल्विन बोलो विच इज सेम एज -50 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज इक्वल टू कितना 200 डिग्री सेल्सियस. राइट, एंड गिवन क्या है? गिवन हमें है, गिवन है हमें Cp of ice, this is equal to 37.8 joule per mole per Kelvin. This is 37.8 joule पर मोल पर केल्विन. उसके बाद हमें दिया गया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. दिस इज इक्वल टू 6.0 किलो जूल पर मोल. राइट, देन उसके बाद हमें दिया गया है Cp ऑफ H2O लिक्विड. दिस इज इक्वल टू 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन. फिर हमें दिया गया है Cp ऑफ H2O gas. This is equal to 33.314 joule per mole per Kelvin. एंड उसके बाद हमें दिया गया है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 373 Kelvin. This is at 273 Kelvin. Enthalpy of fusion of ice is at 273 Kelvin and enthalpy of vaporization of water is at 373 Kelvin. This is given as 40.7 kilojoule per. समझा क्या? ये दिया गया है. और हमें ये जो कंप्लीट रिएक्शन है क्या है हमारे पास? हमारे पास आइस है -50 डिग्री सेल्सियस पे, हमें उसको कन्वर्ट करना है वाटर वेपर में एट 200 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये जो हमारे पास गिवन रिएक्शन है और ये सब डेटा दिए गए हैं. तो ये जो हमको रिएक्शन गिवन है, ये गिवन रिएक्शन किस तरह से होगा, कितने स्टेप्स में होगा, मतलब एक तरह से देखा जाए, पहले मैं इसको एक जनरल आउटलाइन अगर बनाऊं तो पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास है आइस एट
-50 डिग्री सेल्सियस, ये 1 atm ही है, एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस एट 1 atm ओनली। पहले हम लोग आइस को -50 डिग्री सेल्सियस से हीट करेंगे और किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे H2O आइस का टेम्परेचर पहले -50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आएंगे, ठीक है, राइट। इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए लगने वाला है डेल्टा H1 एंड डेल्टा U1। उसके बाद आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को मेल्ट किया जाएगा, ये क्या बनेगा, लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, फ्यूजन है ये, समझे क्या, दिस इज फ्यूजन। उसके बाद H2O लिक्विड आया, दिस इज फ्यूजन, समझेगा। फिर जब H2O लिक्विड आया, इस H2O लिक्विड को क्या किया जाएगा, इस H2O लिक्विड को हम लोग हीट करेंगे, दिस H2O लिक्विड विल बी हीटेड, समझे क्या, अप टिल व्हाट, लिक्विड को हीट किया टू ऑब्टेन H2O लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर एक बार हमारे पास ये H2O लिक्विड आया 100 डिग्री सेल्सियस, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस H2O लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस को क्या किया जाएगा, वेपराइज किया जाएगा, किसमें, H2O गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस, यस, दिस इज व्हाट, दिस इज वेपराइजेशन। फिर हमारे पास जो H2O गैस आ गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इस गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस जो आया इसको हम लोग हीट कर देंगे, इसको हम लोग हीट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा H2O गैस एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब ये डेल्टा H1 डेल्टा U1 ये हो गया डेल्टा H2 डेल्टा U2, इधर पे हो गया डेल्टा H3 डेल्टा U3, यहां पे हो गया डेल्टा H4 डेल्टा U4 और ये हो गया डेल्टा H5 एंड डेल्टा U5, समझे क्या, गेटिंग। तो ये कितने स्टेप्स हैं, इसमें एक स्टेप 1 होगा, मतलब क्या, हीटिंग ऑफ आइस, स्टेप 1 क्या है, हीटिंग ऑफ आइस। फिर क्या है, दिस इज हीटिंग ऑफ आइस, स्टेप 1, दिस इज हीटिंग ऑफ आइस। स्टेप 2 क्या है, दिस इज स्टेप 2, स्टेप 2 इज व्हाट, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, स्टेप 2 इज मेल्टिंग ऑफ आइस, राइट। फिर आइस मेल्ट हो गया, पानी बन गया, फिर क्या आया, स्टेप 3 आया, ये स्टेप 3 है, राइट। तो स्टेप 3 क्या है, हीटिंग ऑफ वाटर, हीटिंग ऑफ H2O liquid from 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या था, हीटिंग ऑफ आइस फ्रॉम -50 डिग्री सेल्सियस, हीटिंग ऑफ आइस फ्रॉम -50 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। फिर एक बार हमारे पास वाटर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर क्या है अपने पास, ये है अपने पास स्टेप 4, ये अपने पास है स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है वेपराइजेशन ऑफ वाटर। एंड देन उसके बाद लास्ट क्या हो गया, ये अपने पास हो गया स्टेप 5, हीटिंग ऑफ स्टीम। स्टीम आ गया ना, स्टेप 5 क्या है, दिस इज स्टेप 5, दिस इज हीटिंग ऑफ स्टीम फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स इन विच ये वाला रिएक्शन हमें कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो स्टेप 1 अभी हमें सबका डेल्टा H1 डेल्टा H डेल्टा U कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर किया। तो अभी इसमें स्टेप 1 क्या रहेगा, व्हाट विल बी स्टेप 1 इन दिस, स्टेप 1 विल बी हीटिंग ऑफ आइस। स्टेप 1 इज हीटिंग ऑफ आइस फ्रॉम -50 डिग्री सेल्सियस, फ्रॉम -50 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास कितना, हमारे पास 9 ग्राम ऑफ वाटर है, 9 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब ये 9 ग्राम मतलब क्या, 0.5 मोल है, और ये भी कितना है, ये भी 0.5 मोल है, ठीक है। तो पहला स्टेप अपने पास है हीटिंग ऑफ आइस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
हमारे पास है H2O सॉलिड at 1 atm at -50 डिग्री सेल्सियस। इसको हीट किया तो इसने क्या दिया, इसने दिया H2O सॉलिड at 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस। पहले आइस को हीट करके -50 से 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आओ। तो फिर यहाँ पे भी सॉलिड है, यहाँ पे भी सॉलिड है। तो जब सॉलिड सॉलिड इन्वॉल्व होता है तो ये जो हीट हो रहा है इसमें Q कितना होगा, हीट किया जा रहा है तो Q एब्जॉर्ब क्या होगा, Q एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू N इंटू CW। दिस ये जो है Cp ऑफ आइस, Cp ऑफ आइस विल बी इक्वल टू Cv ऑफ आइस, क्योंकि आइस कैसा है, सॉलिड है, विल बी इक्वल टू कितना, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, क्योंकि आइस कैसा सॉलिड है। और मैंने ऑलरेडी सिखाया है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए Cp इज इक्वल टू Cv होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इनटू कितना, डेल्टा टी। एंड सिंस specific heat capacity of ice, molar specific heat capacity of ice is equal to Cp of ice which is equal to Cv of ice। समझे क्या, गेटिंग ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा U1 इज इक्वल टू कितना, N इंटू C ऑफ आइस इंटू कितना, डेल्टा T। और ये मैंने कितना दिया था, इसका वैल्यू मैंने दिया है 37.8 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो मोल्स कितने हैं, मोल्स हैं 9 ग्राम्स, मतलब 0.5 मोल्स। तो ये हो गया कितना, 37.8 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू कितना, डेल्टा टी कितना है, -50 से 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, गेटिंग ना, राइट। फाइनल कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल कितना है, -50 है, गेटिंग। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू कितना, 37.8, ये जूल में आ जाएगा पूरा, क्योंकि ये जूल पर मोल पर केल्विन है, इंटू कितना, 50, गेटिंग। एंड दिस विल कम आउट टू बी 945 जूल्स, दिस विल come out to be 945 joules. Let me just cross check it, 0.5 into 37.8 into कितना, 50, yes, this comes out to be 945 joules, or this can be written as 0.945 kilojoules। तो ये हो गया डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा U1, समझे क्या, डेल्टा H1 का हमें वैल्यू आया, राइट। और यहाँ पे हम बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सॉलिड को ही हीट किया जा रहा है, सॉलिड को हीट करके सॉलिड में ही निकल रहा है, तो डेल्टा H1 विल बी इक्वल टू कितना, डेल्टा U1। बात समझे क्या, तो ये चीज है। तो डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा U1 आ गया। अभी उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास वाटर आ गया, आइस आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ वी हैव आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे हम लोग इस आइस को मेल्ट किया जाएगा, गेटिंग ना। नाउ दे विल बी मेल्टिंग ऑफ आइस। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा मेल्टिंग और फ्यूजन ऑफ आइस। सेकंड स्टेप विल बी मेल्टिंग और फ्यूजन ऑफ आइस। तो किस तरह से सेकेंड स्टेप आएगा हमारे पास, नाउ वी हैव H2O सॉलिड 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस गिव्स H2O liquid 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस। समझे क्या, आइस मेल्ट्स, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा था कि मेल्टिंग में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और मैंने कल ही बताया क्योंकि मेल्ट हो रहा है तो इसका ये मतलब ना निकाल लेना कि डेल्टा U इज इक्वल टू NC डेल्टा T, डेल्टा H इज इक्वल टू NC डेल्टा T। मैंने कहा था फेज चेंज में ये वाला एक्सप्रेशन नहीं लगेगा, गेटिंग ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 0.5 मोल है आइस का,
this is 0.5 मोल एंड दिस इज ऑल्सो 0.5 मोल, गेटिंग ना। तो इसका डेल्टा H2 कितना होगा? डेल्टा H2 होगा मोल्स ऑफ आइस इनटू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फ्यूजन, गेटिंग ना। दिस मेल्टिंग ऑफ आइस टेक्स प्लेस एट 273 केल्विन, मेल्टिंग ऑफ आइस टेक्स प्लेस एट 273 केल्विन, गेटिंग। क्योंकि हमारे पास डेल्टा H ऑफ फ्यूजन मैंने कितना दिया था? डेल्टा H ऑफ फ्यूजन मैंने दिया था, ये मैंने दिया हुआ है 6.0 किलो जूल पर मोल। मतलब क्या, जब एक मोल ऑफ आइस मेल्ट होता है तो 6.0 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब होता है। मगर यहाँ पे 1 मोल आइस तो मेल्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कितना मोल आइस मेल्ट हो रहा है? 0.5 मोल आइस मेल्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेल्टा H2 कितना होगा? डेल्टा H2 होगा मोल्स ऑफ आइस 0.5 इंटू कितना? इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो ये हो गया 0.5 इंटू कितना? 6.0, so this becomes 3.0 kilojule, this becomes 3.0 kilojoules delta H2, समझे क्या? टेम्परेचर चेंज आया नहीं, राइट? अच्छा, डेल्टा H2 आ गया। अब हमें क्या करना है? इसका डेल्टा U2 निकालना है। तो इसका डेल्टा U2 कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, डेल्टा H2 इज इक्वल टू कितना? डेल्टा यू। मैंने कहा था कि फेज चेंज के लिए डेल्टा H और डेल्टा यू का रिलेशन क्या यूज करते हैं? फॉर फेज चेंज विल यूज द रिलेशन एज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG, फेज चेंज के लिए RT। तो डेल्टा NG यहाँ पे कितना है? ये भी, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो डेल्टा NG कितना होगा? डेल्टा NG इज 0। इस वाले केस में हम यहाँ पे लिख के बता सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा NG कितना है? 0 है, ठीक है। तो डेल्टा NG 0 है, सो दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज डेल्टा H2 इज इक्वल टू कितना? डेल्टा U2 इज इक्वल टू कितना? 3.0 किलो जूल्स। तो डेल्टा H2 और डेल्टा U2 भी हमने क्या किया? निकाल लिया। फेज चेंज है, फेज चेंज में डेल्टा H डेल्टा U 0 नहीं होता, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, समझे क्या? तो ये हमने निकाल लिया, ये भी हमारे पास आ गया, ठीक है, राइट। तो डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा U1 आया, डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा U1 आया, और डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा U2 आया। अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास वाटर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड वाटर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? अब ये जो लिक्विड वाटर आया है, हम इसको हीट करेंगे, लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू लिक्विड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब होगा हीटिंग ऑफ H2O liquid at 1 atm from 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा स्टेप बाय स्टेप चलना है, समझे क्या? राइट। तो ये हम ऑब्टेन करेंगे। क्या इक्वेशन रहेगा हमारे पास? हमारे पास इक्वेशन रहेगा H2O liquid at 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस, and this gives what? H2O liquid at 1 atm and 100 डिग्री सेल्सियस। तो फिजिकल चेंज है, हीट किया जा रहा है, करेंगे ना? दिस इज फिजिकल चेंज एंड दिस इज गेटिंग हीटेड। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है लिक्विड 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस, और ये भी लिक्विड 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस, गेटिंग ना? तो इसमें क्या होगा? लिक्विड को हीट किया जा रहा है, तो क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू कितना? N इंटू CW ऑफ H2O लिक्विड इंटू कितना? डेल्टा T, समझेगा? मोल्स कितने हैं? 0.5 है। अभी क्योंकि H2O लिक्विड है, तो हमें इसमें डेल्टा H और डेल्टा U निकालना होगा। तो लिक्विड लिक्विड सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का डेल्टा H एंड डेल्टा U कैसा होता है? बराबर होता है, क्योंकि उनका CP बराबर होता है। तो यहां पे क्या बताएंगे? CP ऑफ H2O लिक्विड, यहां पे क्या बताया जाएगा? CP ऑफ H2O लिक्विड इज इक्वल टू CV ऑफ H2O लिक्विड इज इक्वल टू कितना? CW ऑफ H2O लिक्विड। is equal to CW of H2O liquid and this is equal to 75.5
ये मैंने वैल्यू दिया था 75.3, दिस इज इक्वल टू 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन। इतना बात समझे क्या? राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सीधी बात, डेल्टा H3 थर्ड स्टेप है विल बी इक्वल टू कितना, डेल्टा U3 विच इज इक्वल टू कितना, N इंटू CW ऑफ H2O लिक्विड। समझे क्या? क्योंकि CpCv कैसा है, बराबर है लिक्विड वाटर का, तो ये हो गया CW ऑफ H2O लिक्विड इंटू कितना, डेल्टा T। तो मोल्स कितने हैं, 0.5 मोल्स है, मोल्स आर 0.5 इंटू CW कितना है, 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन, और डेल्टा T कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस इनिशियल कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा, दिस विल गेट इट एज 3765 जूल्स, 3765 जूल्स which is equal to 3.765 किलो जूल्स। ये हो गया डेल्टा H3 इज इक्वल टू डेल्टा U3 हमारे पास आ गया। ये हो गया हमारे पास 3.765 किलो जूल्स, ठीक है ना, राइट। डेल्टा H3 इज इक्वल टू डेल्टा U3। अब उसके बाद क्या हो गया, अब हमने वाटर को पहुंचा दिया कहां तक, हमने वाटर को हीट करके पहुंचा दिया 100 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड वाटर आ गया हमारे पास। नाउ अब क्या होगा, अब ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड वाटर, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, वेपर में, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप होगा वेपराइजेशन ऑफ वाटर। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी वेपराइजेशन ऑफ वाटर, फोर्थ स्टेप विल बी वेपराइजेशन ऑफ वाटर, चौथा स्टेप, ठीक है। तो यहां पे वेपराइजेशन ऑफ वाटर में हम क्या देखने वाले हैं, हमारे पास है H2O लिक्विड, ये हमारे पास है H2O लिक्विड at 1 atm and 100 degree Celsius, and this will on vaporization this will give what, H2O gas at 1 atm and 100 degree Celsius। ये कितना है, ये 0.5 मोल था, और ये भी कितना आएगा, ये भी 0.5 मोल आएगा। इस सब जगह हम लोग 0.5 मोल ही लिए ना, ये भी 0.5 मोल है, ये भी 0.5 मोल है कि नहीं, और इधर भी 0.5 मोल लिखा था, राइट। सो इसका ये वेपराइजेशन है, इसका डेल्टा Ng हम बता सकते हैं, ये लिक्विड है ये गैस है, तो डेल्टा Ng कितना हो गया, वेपराइजेशन फेज चेंज आ गया, डेल्टा Ng कितना है 1 है। तो इसका पहली बात हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा H0 ऑफ वेपराइजेशन, रिलेशन निकाल लेते हैं पहले हम लोग इसका डेल्टा H0 ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू कितना, डेल्टा U0 ऑफ वेपराइजेशन प्लस डेल्टा Ng इंटू RT। डेल्टा H0 ऑफ वेपराइजेशन हमने कितना लिया है, ये हमें दिया गया है कितना, ये हमें दिया गया है, डेल्टा H0 ऑफ वेपराइजेशन दिया गया है 40.7 किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए है, समझे क्या। तो डेल्टा U0 भी पहले निकाल लेते हैं एक मोल के लिए, तो ये हो गया हमारे पास 40.7 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू कितना, डेल्टा U0 ऑफ वेपराइजेशन, ये हमारे पास आ गया डेल्टा U0 ऑफ वेपराइजेशन प्लस डेल्टा Ng कितना है 1 है, R कितना है क्योंकि ये किलो जूल में है, तो 8.314 बाय कितना 1000 इंटू टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है ना, मतलब कितना 373 केल्विन। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो डेल्टा U0 ऑफ वेपराइजेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा U0 ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगा 40.7
माइनस 8.314 इंटू 373 बाय 1000, और ये किस में आएगा, ये पूरा आएगा किलो जूल पर मोल में, एक मोल के लिए है, समझे क्या। सो दिस डेल्टा यू नॉट ऑफ वेपराइजेशन, इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा हमारे पास 37.6 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा यू नॉट ऑफ वेपराइजेशन, तो इस वाले रिएक्शन का हमने डेल्टा एच नॉट ऑफ वेपराइजेशन एट 373 केल्विन, डेल्टा एच नॉट ऑफ वेपराइजेशन at 373 Kelvin, this is equal to 40.7 kilojoule per mole, and delta U naught of vaporization at 373 Kelvin is equal to कितना 37.6 किलोजूल पर मोल। मगर ये एक मोल जब वेपराइज होगा तो इतना हीट आएगा ना, मगर यहाँ पे एक मोल वेपराइज नहीं हो रहा है, 0.5 मोल वेपराइज किया जा रहा है। तो एक्चुअली फोर्थ वाले रिएक्शन का, इस फोर्थ वाले रिएक्शन में कितना होगा, ये जो हमारे पास फोर्थ वाला रिएक्शन दिया गया है, फोर्थ स्टेप जो दिया गया है, H2O लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm, दिस इज वेपराइजिंग इनटू H2O गैस एट 100 डिग्री, मतलब स्टीम, एंड 1 atm, समझे क्या। तो इसका डेल्टा H4 कितना होगा, डेल्टा H4 कितना होगा, मोल्स ऑफ H2O इंटू डेल्टा H नॉट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि एक मोल के लिए हम कितने मोल यूज कर रहे हैं, 0.5 मोल यूज कर रहे हैं। तो 0.5 इंटू कितना 40.7, दिस कम्स आउट टू बी 20.35 किलोजूल, एंड डेल्टा U4 कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2O इंटू डेल्टा U नॉट ऑफ वेपराइजेशन। मैंने कहा है कि फेज चेंज में डेल्टा H से डेल्टा U किस वाले एक्सप्रेशन से निकालते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन से निकालते हैं फेज चेंज में, समझे क्या। सॉलिड एंड लिक्विड के लिए डेल्टा H डेल्टा U सेम रहता है, इज इक्वल टू Q के बराबर रहता है, समझे क्या, इंटू डेल्टा U नॉट ऑफ वेपराइजेशन, करेक्ट, विच इज इक्वल टू कितना 0.5 इंटू कितना 37.6, करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 18.8 किलो जूल। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा H4 एंड डेल्टा U4 हमने निकाल लिया, ठीक है। एंड अब उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, फिफ्थ स्टेप विल बी, अब हमारे पास क्या आ गया, नाउ वी हैव ऑब्टेन व्हाट, नाउ वी हैव ऑब्टेन H2O स्टीम at 100 degree Celsius. Now we have to convert steam at 100 degree Celsius into steam at 200 degree Celsius. तो लास्ट स्टेप क्या है, हीटिंग ऑफ स्टीम, हीटिंग ऑफ स्टीम, करेंगे ना। अब हमारे पास गैस आ गया, नाउ वी आर डीलिंग विद ओनली गैस, ठीक है। और गैसेस के CP/CV क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। स्टीम को हम लोग क्या मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं आइडियल गैस मान रहे हैं, अज्यूम H2O, अज्यूम what, H2O gas as ideal gas, समझे क्या। तो अब बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास है H2O गैस एट 1 atm 100 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस गिव्स H2O गैस एट 1 atm 200 डिग्री, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज हीटिंग ऑफ स्टीम। तो ये स्टीम को हमने हीट किया है। तो जब हमने स्टीम को हीट किया, गैस को हीट करते हैं, तो गैस को हीट करने के लिए डेल्टा H और डेल्टा U अलग अलग होता है। डेल्टा H5 क्या होगा, NCP ऑफ H2O गैस इंटू डेल्टा T, ठीक है, राइट, यही आएगा ना। ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा H5 इज इक्वल टू कितना, N इंटू CP ऑफ H2O गैस इंटू डेल्टा T। तो N कितना है, 0.5 मोल्स है। CP ऑफ H2O गैस हमें कितना दिया गया, CP ऑफ H2O गैस हमें दिया गया है 33.314 जूल पर मोल पर केल्विन,
तो 33.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये हो गया 33.314 जूल है, तो इसको कर दिया 10 की पावर -3, तो ये आ गया हमारे पास किलो जूल पर मोल पर केल्विन। तो मोल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और केल्विन कितना, डेल्टा टी कितना है 200 माइनस 100, तो ये कितना हमारे पास, दिस विल कम आउट टू बी, ये कितने किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा किलो जूल में, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वी हैव गॉट इट एज, ये हमारे पास आ गया 33.314 इंटू 0.5 इंटू दिस 100, समझे क्या, इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारे पास आ गया 1.667 किलो जूल। ये हमको आ गया डेल्टा H5 का वैल्यू, बहुत नीचे हो गया, ऊपर लेकर आता हूं। तो ये हमको आ गया क्या, ये हमको आ गया डेल्टा H5 का वैल्यू। सो दिस कम्स आउट टू बी डेल्टा H5 इज इक्वल टू 1.667 किलो जूल। ये हमको डेल्टा H5 का वैल्यू आ गया। अभी डेल्टा H5 आ गया, अभी क्या करेंगे, डेल्टा U5 निकाल लेंगे। तो अगले पेज में आते हैं, डेल्टा U5 क्या हो जाएगा, इसी में गैस को हीट कर रहे हैं, तो गैस को जब हीट करते हैं तो गैस को हीट करने के लिए हीटिंग ऑफ गैस नॉट इन्वॉल्विंग एनी फेज चेंज, तो डेल्टा U5 क्या हो जाएगा, डेल्टा U5 हो जाएगा NCV डेल्टा T, समझा क्या, CV ऑफ H2O, CV ऑफ H2O गैस इनटू कितना, डेल्टा T, ठीक है। तो हमें ये CV ऑफ H2O गैस नहीं पता है, तो क्या यूज करेंगे, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। तो फिर CV ऑफ H2O गैस, हमने H2O गैस को आइडियल माना है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैस, ओनली फॉर आइडियल गैस के लिए अलाउड है ये, ठीक है ना। तो CV ऑफ H2O गैस इज इक्वल टू कितना, Cp ऑफ H2O गैस माइनस R, क्योंकि Cp की वैल्यू जूल में है तो R का वैल्यू भी जूल में पड़ेगा, कितना 33.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो माइनस R भी किसमें होगा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये कितना हो गया 33.314 कट गया, 33 माइनस 8 कितना आ गया, ये आ गया 25.0 जूल पर मोल पर केल्विन। तो CV ऑफ वाटर आ गया हमारे पास। तो डेल्टा U5 क्या हो गया, 0.5 इंटू CV कितना है 25 जूल पर मोल पर केल्विन। तो 25/1000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, किलो जूल आ जाएगा, इंटू डेल्टा T केल्विन में। तो कितना है, डेल्टा T सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो कोई दिक्कत नहीं होती, तो चाहे टेम्परेचर को सेल्सियस में सब्ट्रैक्ट करो चाहे केल्विन सब्ट्रैक्ट करो, डेल्टा T के वैल्यू सेम आएगा। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 200, इनिशियल कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 0.5 इंटू 25/1000 इंटू कितना 100 किलो जूल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 100 के 2 0 कट गए इस तरह से, तो ये हमारे पास आ गया 0.5 इंटू कितना 25/10 कितना 2.5, तो ये हमको आ जाएगा डेल्टा U5, 2.5 इंटू 0.5 कितना हो गया 1.25 किलो जूल। तो डेल्टा U5 हमको निकल के आया 1.25 किलो जूल, वैल्यू ऑफ डेल्टा U5 वी हैव गॉट। तो अभी सारे वैल्यूज आ गए हमारे पास। अभी हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल रिएक्शन के लिए निकालना पड़ेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन को कैसे ऑब्टेन करेंगे, देयरफॉर वी हैव गॉट डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर ऑल द स्टेप्स। देयरफॉर इसके लिए पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था H2O आइस एट माइनस, सबके सब 1 atm पे है, -50 डिग्री सेल्सियस, इसको हीट किया, क्या ऑब्टेन किया H2O आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका डेल्टा H1 वॉज इक्वल टू डेल्टा U1 एंड इसका वैल्यू कितना था, द वैल्यू वॉज इक्वल टू कितना 0.945 किलो जूल। सो दिस इज इक्वल टू 0.945
किलो जूल। ठीक है, पहला स्टेप। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आया? सेकेंड स्टेप, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से अब वाटर को मेल्ट किया जाएगा, H2O को मेल्ट किया जाएगा, आइस को मेल्ट किया जाएगा। आइस सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज undergoing fusion into water liquid at 0 डिग्री सेल्सियस। इसका डेल्टा H2 फेस चेंज है, मगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U, क्योंकि डेल्टा Ng क्या रहेगा? 0 रहेगा। एंड दिस केम आउट टू बी कितना? डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा U2 कितना? 3 किलो जूल। तो दिस इज इक्वल टू 3.0 किलो जूल, राइट। फिर उसके बाद स्टेप 3 में क्या हुआ हमारे पास? हमारे पास है H2O लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने हीट किया था, क्या बनाया था? H2O लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस बनाया था। और फिर से, क्योंकि लिक्विड को लिक्विड में हीट किया जा रहा है, तो फिर से डेल्टा H3 वॉज इक्वल टू डेल्टा U3, गेटिंग ना? एंड ये बराबर वैल्यू कितना था? कितना? 3.765 किलो जूल। डेल्टा H3 इज इक्वल टू डेल्टा U3, दिस इज इक्वल टू कितना? 3.765 किलो जूल्स। एंड देन फोर्थ स्टेप क्या था? हमारे पास वाटर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम क्या कर देंगे? इसको वेपराइज कर देंगे। H2O liquid at 100 degree Celsius, this was subjected to vaporization into H2O steam at 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें डेल्टा H4 हमने निकाला था 20.35 किलो जूल एंड डेल्टा U4 हमने निकाला था, ये हमने निकाला था 18.8 किलो जूल, राइट। एंड देन लास्ट स्टेप क्या था? लास्ट स्टेप हमारे पास था हीटिंग ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस से स्टीम एट 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका हमने निकाला डेल्टा H5 इज इक्वल टू, डेल्टा H5 कितना आया? 1.667 आया। दिस इज इक्वल टू 1.667 किलो जूल। एंड डेल्टा U5 कितना आ गया? 1.25। कितना था? 2.5 इंटू हाफ, तो कितना हो गया? 1.25 किलो जूल्स, 1.250 किलो जूल। ठीक है, एंड अब इसके हिसाब से हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास कितना आ गया? ओवरऑल रिएक्शन हमको मिल गया जा करके, कितना मिल गया हमको? H2O solid at -50 degree Celsius. -50 degree Celsius is what? -50 degree Celsius is 223 Kelvin, 1 atm, and this gives H2O gas at 473 Kelvin and 1 atm. समझे क्या? From Hess law of constant heat summation, delta H overall will be equal to delta H1 plus delta H2 plus delta H3 plus delta H4 plus delta H5। समझे क्या? तो यहां से हम क्या करेंगे? डेल्टा H ओवरऑल को निकाल देते हैं। ये सारे वैल्यूज हैं हमारे पास, कुछ करना थोड़ी है, वी जस्ट हैव टू ऐड अप ऑल द वैल्यूज फ्रॉम हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो डेल्टा H ओवरऑल इज इक्वल टू कितना? डेल्टा H1। डेल्टा H1 कितना आया? 0.945 आया हमारे पास। डेल्टा H1 आया हमारे पास 0.945, डेल्टा H2 आया 3.0 किलो जूल, डेल्टा H3 आया हमारे पास 3.765 किलो जूल। इन सबको कुछ करना नहीं, बस उठा के हम लोग इनको ऐड अप कर देंगे। क्या हो जाता है यार? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, जस्ट अ मिनट।
तो फ्रॉम हेस लॉ डेल्टा एच ओवरऑल सबको ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर हमने इन सबको ऐड किया तो अपने पास क्या आएगा, डेल्टा एच ओवरऑल इज इक्वल टू डेल्टा एच वन। डेल्टा एच वन कितना है 0.945, तो 0.945 किलो जूल। जीरो पॉइंट 945 किलो जूल प्लस डेल्टा एच टू कितना 3.0 किलो जूल, 3.0 किलो जूल प्लस डेल्टा एच थ्री कितना है 3.765 किलो जूल, 3.765 किलो जूल प्लस डेल्टा एच फोर कितना है, डेल्टा एच फोर आया हमारे पास 20.35 किलो जूल्स। डेल्टा एच फोर आया 20.35 किलो जूल, तो प्लस 20.35 किलो जूल प्लस डेल्टा एच फाइव कितना आया, डेल्टा एच फाइव आया हमारे पास 1.667 किलो जूल। तो ये हो गया 1.667 किलो जूल। तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेट मी जस्ट ऐड अप दिस थिंग। तो ये हमारे पास आ गया 0.945 प्लस 3 प्लस कितना 3.765 फिर प्लस कितना 20.35 प्लस कितना 1.667। तो ये डेल्टा एच ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 29.727 किलो जूल्स। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, डेल्टा एच ओवरऑल 29.727 किलो जूल। एंड उसी तरह से डेल्टा यू ओवरऑल क्या आ जाएगा, अगेन फ्रॉम हेस लॉ, डेल्टा यू ओवरऑल क्या आ जाएगा, डेल्टा यू वन प्लस डेल्टा यू टू प्लस डेल्टा यू थ्री प्लस डेल्टा यू फोर प्लस डेल्टा यू फाइव। डेल्टा यू वन डेल्टा एच वन के बराबर था 0.945 किलो जूल, डेल्टा यू टू भी डेल्टा एच टू के बराबर था 3.0 किलो जूल्स, डेल्टा यू थ्री बराबर था डेल्टा एच थ्री के 3.765 किलो जूल्स। उसके बाद फिर डेल्टा यू फोर कितना था 18.8, दिस इज कितना 18.8 किलो जूल्स एंड प्लस डेल्टा यू फाइव कितना आया था 1.25 किलो जूल्स। तो ये आया पूरा किलो जूल्स में। तो ये हो गया हमारे पास 0.945 प्लस 3 प्लस 3.765 प्लस 18.8 एंड प्लस 1.25। तो ये हमारे पास आ गया 27.76 किलो जूल्स। ये हमको आया डेल्टा यू ओवरऑल। This we have got delta U overall and this is what delta H overall. ये आंसर और एक ये आंसर, ठीक है, राइट। तो अब आई होप सो ये फेज चेंज वाला क्वेश्चन जो है क्लियर हुआ होगा कि प्रेशर को कांस्टेंट रख के सब पूरा हीट किया जा रहा है तो क्या किस तरह से होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, probably the second last part of this thermochemistry, that is calorimeter या calorimetry, ठीक है। So calorimetry measuring the heats of reactions। तो अब ये जो हीट ऑफ रिएक्शन जो जनरेट होता है, कोई भी रिएक्शन होता है उसमें कितना हीट जनरेट हो रहा है उसको मेजर कैसे करना है, एक बार मैंने CPCV पढ़ा दिया तो अब हम लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। सो कैलोरीमेट्री मेजरिंग द हीट्स ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। Now all calorimetric techniques are based on measurement of heat that may be generated in exothermic process or consumed, मतलब absorbed in endothermic process or simply dissipated by a sample. There are numerous methods to measure such heats. Any process that results in the heat being generated and exchanged with the environment is a candidate for calorimetric study. तो ये introduction है, not important। तो यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर क्या है, कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस, कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द हीट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, राइट। अभी हीट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग डिवाइस होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे अलग डिवाइस होता है, ठीक है।
तो अभी पहले इन जनरल, कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द हीट ऑफ द रिएक्शन. इन ऑर्डर टू measure the heat of reactions, we often enclose the reactants in the calorimeter. मतलब हम लोग कैलोरीमीटर में reactants को डाल देते हैं, फिर रिएक्शन को स्टार्ट करा देते हैं, इनिशिएट द रिएक्शन, एंड देन मेजर द टेम्परेचर डिफरेंस. रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग हीट रिलीज होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा आउटसाइड बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन. समझेगा? Thus temperature difference enables us to evaluate the heat released in the reaction. ठीक है ना, heat released in the reaction by using the expression Q is equal to NC delta T. समझे क्या? अब यहां पे क्या करें, टेम्परेचर डिफरेंस कैसे, अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा कि टेम्परेचर डिफरेंस कैसे. क्योंकि मैंने तो बताया था कि केमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं वो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस का क्या मतलब अभी समझ में आएगा, डोंट वरी. नाउ there are two basic types of calorimetry are used. Measurement based on constant volume, मतलब पहला वाला measurement based on constant volume मतलब क्या, it measures delta U measurement, ठीक है, and calorimeter which measures delta U is known as bomb calorimeter. It is known as bomb calorimeter. Calorimeter which measures delta U is known as bomb calorimeter. समझे क्या, BOMB. And measurements based on constant pressure मतलब क्या, constant pressure पे heat of reaction measure किया जा रहा है, मतलब क्या, मतलब सिंपल है कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर किया जा रहा है, मींस इट इज डेल्टा एच मेजरमेंट, इट इज डेल्टा एच मेजरमेंट. समझे क्या? एंड डेल्टा एच मेजरमेंट दिस इज डन बाय कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर. कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर. डेल्टा एच का मेजरमेंट इज डन बाय कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर. समझे क्या? अच्छा, अभी ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर. बॉम्ब कैलोरीमीटर, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर. दिस इज अ क्लोज्ड वेसल. क्लोज वेसल है तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम कैसा रहेगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल. जो भी वेसल का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा. तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में अगर रिएक्शन होता है तो बॉम्ब कैलोरीमीटर जो हीट देता है वो क्या देता है, वो डेल्टा यू देता है. एंड अगर कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर में कोई रिएक्शन होता है तो कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर को हीट देता है तो वो क्या देता है, वो डेल्टा एच देता है. तो ये कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर क्यों है, क्योंकि इट इज ओपन फ्रॉम टॉप. ओपन फ्रॉम टॉप कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर जो है, दिस इज ओपन फ्रॉम टॉप. तो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर. ठीक है, तो कैलोरीमीटर्स दो तरह के हैं. One calorimeter operates at constant volume. The one which operates at constant volume उसको बोला जाता है bomb calorimeter. उसमें reaction occurs in a closed vessel. समझे क्या? क्योंकि reaction occurs in a closed vessel, तो closed vessel का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इस वजह से bomb calorimeter में जो भी रिएक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है. एंड दैट इज वाई bomb calorimeter जो भी हीट मेजर करेगा दैट विल बी डेल्टा यू. एंड कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर इज ओपन फ्रॉम टॉप. तो कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर में प्रेशर हमेशा कांस्टेंट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इस वजह से कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर में जो भी रिएक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है. दैट इज व्हाई कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर जो भी हीट मेजर करेगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करेगा. एंड हीट मेजर एट कांस्टेंट प्रेशर इज व्हाट, डेल्टा एच. समझेगा? राइट. तो ये मैंने इंट्रोडक्शन बताया इसका. अब चलो देखते हैं जरा क्या है. पहले हम लोग चीजों को पहले समझ लेते हैं. राइट.
तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अ कैलोरीमीटर मे बी ऑपरेटेड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम व्हिच मेजर्स द इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, और ये खत्म हो गया। कैलोरीमीटर में भी ऑपरेटेड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम which measures the internal energy change by bomb calorimeter, or it can be operated under, दूसरा point, or it can be operated under constant pressure which measures the enthalpy change delta H by calorimeter. ठीक है, whichever kind to use, heat capacity of calorimeter is required. We must know the heat capacity of calorimeter. ठीक है, तो heat capacity of calorimeter, क्योंकि जो भी होगा Q is equal to कितना, Q is equal to कितना, this will be equal to mass into specific heat capacity into कितना, डेल्टा T, या फिर मोल्स into कितना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इनटू कितना, डेल्टा टी क्यू। तो ये जो है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, दिस इज हीट कैपेसिटी ना, दिस इज हीट कैपेसिटी, राइट। तो जब तक हमें, क्योंकि हम लोग डेल्टा टी तो आसानी से मेजर कर सकते हैं, थर्मामीटर डाल दिया तो डेल्टा टी मेजर हो जाएगा कि हीट रिलीज हुआ है या हीट एब्जॉर्ब हुआ है। तो हीट रिलीज हुआ है तो सराउंडिंग में हीट डिसिपेट हुआ है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितने से बढ़ा। हीट एब्जॉर्ब हुआ है तो वो हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हुआ है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना घटा है कि नहीं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हमें चाहिए क्या, बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, ये मान लो एक सिंपल सा मैं सेटअप दिखाता हूँ, मैं तुमको सिंपल सा सेटअप दिखाता हूँ। ये हमारे पास सिंपल सा सेटअप है, कैलोरीमीटर का बॉम्ब कैलोरीमीटर बना देते हैं, ठीक है, गेटिंग ना। एंड सपोज करते हैं कि इसमें जो है क्या है, इन दिस वाटर इज फिल्ड, होता क्या है पहले वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है, राइट। तो पहले हमने कोई रिएक्शन नहीं कराया, हमने पहले क्या कर लिया, इसका टेम्परेचर मेजर कर लिया, थर्मामीटर डाला इसमें, हमने इसमें थर्मामीटर डाला और हमने क्या किया, हमने इसका टेम्परेचर जो है वो मेजर कर लिया, थर्मामीटर डाला, टेम्परेचर मेजर कर लिया। दिस इज गिविंग व्हाट, इनिशियल टेम्परेचर Ti, दिस इज बॉम्ब कैलोरीमीटर, समझे क्या। एंड देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने क्या किया, ऐड द रिएक्टेंट्स, रिएक्शन हो जाएगा। अब क्या करो, इसमें ऐड कर दो, ऐड रिएक्टेंट्स। तो एनीवेज यहां पे क्या पड़ा है, यहां पे तो पानी पड़ा हुआ है, पहले तो यहां पे वाटर है, दिस इज वाटर। तो हमने पहले इनिशियली जो टेम्परेचर मेजर किया वो हमने वाटर का टेम्परेचर मेजर किया। पानी अभी भी है इसमें, पानी इसमें अभी भी है, ठीक है, ठीक है। तो हो सकता है पानी के टेम्परेचर पे रिएक्शन ना हो, रिएक्शन मान लो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमने यहाँ पे रिएक्टेंट्स को ऐड किए, रिएक्टेंट्स ऐड किया, वो रिएक्शन करना स्टार्ट किया है। और मान लो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट को डिसिपेट कर रहा है पानी में। ये जो मैं अभी येलो एरो जो दिखा रहा हूं, येलो एरो क्या दिखा रहा है, हीट निकल रहा है। ये क्या कर रहा है, ये रिएक्टेंट्स में रिएक्शन हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं, हीट को डिसिपेट कर रहे हैं पानी में, ये पानी में हीट को डिसिपेट कर रहे हैं, गेटिंग ना, गेटिंग। तो येलो वाला एरो क्या दिखा रहा है, येलो वाला एरो क्या दिखा रहा है, येलो वाला एरो शोज द हीट दैट इज गेटिंग डिसिपेटेड, येलो एरो शोज हीट इवॉल्व, समझे क्या। तो अब हमने क्या किया, अब हमने फिर से थर्मामीटर डाला, फिर से थर्मामीटर डाला और अब हमने क्या कर लिया, पानी का ही फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर कर लिया। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर लिया था, अब हमने पानी का ही फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहां पे कर क्या रहे, या तो हीट इवॉल्व हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, रिएक्शन जो भी हो रहा है कैलोरीमीटर में एंडोथर्मिक रिएक्शन है, समझे क्या। रिएक्शन जो भी हो रहा है, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का हमने एग्जांपल लिया है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि हीट इवॉल्व हो रहा है, या फिर इस कैलोरीमीटर में जो रिएक्शन हो रहा है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है,
ये भी बता सकते हैं, करेक्ट ना। ये रिएक्टेंट हमने डाले इसमें, ये हमने रिएक्टेंट डाले, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये क्या कर रहा है, ये वाटर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये वाटर से क्या कर रहा है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये येलो वाला एरो क्या दिखा रहा है, येलो वाला एरो दिखा रहा है हीट एब्जॉर्ब, हीट दैट इज गेटिंग एब्जॉर्ब, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और फिर से वही काम होगा, या तो रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगा या तो एब्जॉर्ब होगा। फिर से थर्मामीटर डाला और क्या कर लिया हमने, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर ले लिया। तो बेसिकली कैलोरीमीटर में, बॉम कैलोरीमीटर में क्या होता है, बॉम कैलोरीमीटर में क्या होता है, ये जो हीट डिसिपेट होता है या हीट जो इवॉल्व होता है, हीट इवॉल्व, दिस इज हीट जो निकला, दिस हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर बॉटल। ये हीट जो, जैसे यहां पे जो हीट जो इवॉल्व हुआ है, ये सराउंडिंग में जो पानी पड़ा हुआ है ये एब्जॉर्ब करेगा, और ये जो कैलोरीमीटर का जो बॉटल है, ये जो कैलोरीमीटर का जो बॉटल है ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो क्या होता क्या है, उसी तरह से हीट एब्जॉर्ब, जो भी हीट एब्जॉर्ब हुआ है यहां से, जो भी हीट एब्जॉर्ब हुआ है, हीट एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन, हीट इवॉल्व्ड इन रिएक्शन is absorbed by water and calorimeter bottle, समझे क्या। एंड उसी तरह से हीट एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन, अगर मान लो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब्ड इन रिएक्शन, तो ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, देखो ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ये हीट जो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो हीट कहां से आएगा, दिस हीट इज गिवन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर बॉटल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हीट डिसिपेशन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, हीट डिसिपेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इट मीन्स दैट वाटर सिस्टम ऑफ वाटर प्लस कैलोरीमीटर बॉटल, ये पूरा एक कंबाइंड सिस्टम है। दिस कंबाइंड सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट रिलीज्ड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें जो हीट रिलीज होता है, हीट जो रिलीज होता है, डायग्राम देखो, जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें जो हीट रिलीज हो रहा है वो ये सराउंडिंग का पानी और ये कैलोरीमीटर बॉटल एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। या फिर इट गिव्स द हीट एब्जॉर्ब्ड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन सिस्टम जो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो हीट कौन देता है, सराउंडिंग का वाटर और कैलोरीमीटर बॉटल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये एक सिंगल सिस्टम है, ये एक सिंगल सिस्टम है। दिस इज अ सिंगल सिस्टम ऑफ बॉटल एंड कैलोरीमीटर। वाटर एंड कैलोरीमीटर बॉटल इज अ सिंगल सिस्टम विच इज पार्टिसिपेटिंग इन डिसिपेशन ऑफ हीट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पे therefore heat capacity of system में भी पता है किसकी मैं बात कर रहा हूं, this is expressed as equivalent to heat capacity of water, heat capacity of water। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज एक्सप्रेस्ड एज इक्विवेलेंट टू हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो किस तरह से जैसे सपोज करो कि ये जो हमारा सिस्टम है कैलोरीमीटर और वाटर का ये जो सिस्टम है, इसने सपोज करते हैं कि दिस हीट एब्जॉर्ब इसने कितना किया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट रिलीज हुआ इसने वो हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब by system, heat absorbed
इज इक्वल टू, मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू 150 किलो जूल्स, समझे क्या? एंड हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर मान लो कितना है 75 किलो जूल पर मोल। तो क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि ये जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम जो है किसका, वाटर प्लस कैलोरीमीटर बॉटल, जिस तरह से दिया जाता है इसको कहा जाएगा दैट दिस हैज हीट कैपेसिटी equivalent to 2 moles of water. It has heat capacity equivalent to, heat capacity is equivalent to कितना, 2 moles of water। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में जो भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रहा है, दिस इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, या फिर n इंटू सी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी तो हम लोग मेजर करेंगे थर्मामीटर से, ठीक है ना। अभी ये हीट कैपेसिटी है, दिस इज हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम which is water plus कैलोरीमीटर बॉटल, समझे क्या? एंड दिस इज गिवन एज कितना, दिस इज गिवन एज हीट कैपेसिटी इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो हीट कैपेसिटी इक्विवेलेंट टू कितना, 2 मोल्स ऑफ वाटर, मतलब क्या, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो 2 मोल्स इक्विवेलेंट टू हीट कैपेसिटी ऑफ 2 moles of water। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन सिस्टम है, गिवन सिस्टम का हीट कैपेसिटी, मतलब गिवन सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से चेंज करने के लिए जो भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रहा है, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज बाय 2 moles of water in order to change the temperature of 2 moles of water by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, समझे क्या? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या यूज करेंगे हम लोग, इसका मतलब हम लोग सीधा यूज करेंगे कि हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू हीट कैपेसिटी ऑफ n moles water, मतलब इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ वाटर इनटू हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये मतलब हुआ। दैट मीन्स हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड टू चेंज द टेम्परेचर of calorimeter system। अभी ये तुम समझते हो, वाटर प्लस कैलोरीमीटर बॉटल बाय 1 डिग्री सेल्सियस by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन is same as heat absorbed or released to change the temperature of n moles of water
बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ये मतलब हुआ, ये जो दिया जाता है क्वेश्चन में, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू हीट कैपेसिटी ऑफ n मोल्स ऑफ वाटर। मतलब क्या, मोल्स ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट एब्जॉर्ब्ड रिलीज टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम, मतलब वाटर प्लस कैलोरीमीटर बॉटल बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज सेम एज हीट एब्जॉर्ब्ड रिलीज टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ n मोल्स ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, तो इसी तरह therefore किसी भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब या रिलीज्ड किस तरह से दिया जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर इनटू हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू कितना, डेल्टा टी। समझे क्या? दिस इज इक्विवेलेंट heat capacity of water, equivalent heat capacity of water, right? तो ठीक है, विल स्टॉप है। इसके क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कैसे प्रोसीड करना है, इसके क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। विल स्टॉप है, थैंक यू।